हेलो फ्रेंड्स, आइए बीए सेकेंड ईयर का ही एक टॉपिक है। इसका नाम है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। देखिए, इतिहास को जो है यहाँ से जानने और समझने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसको सबसे पहले जानने की प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, जो शब्द आया है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानना है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है कि इतिहास का ऐसा समय या ऐसा काल जिस काल में पहला कि लेखन कला का प्रचलन नहीं होता, लेखन कला का अभाव, यानी लेखने के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी, तो लिखने का या लेखन कला का अभाव था। दूसरा, तो बात ये आती है कि जब लेखन कला का अभाव था तो इसके बारे में जानने का वो साधन कौन सा था या वो माध्यम कौन था जिसके माध्यम से हम इसके बारे में जानते हैं। वो माध्यम क्या होता है, पत्थर के बनाए गए औजार ना, पत्थर के बनाए गए उपकरण, ये इसकी जानकारी के माध्यम होते थे। पत्थर के बनाए गए उपकरण होते थे, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, पाषाण काल। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, तो पत्थर के बनाए गए औजार होते हैं और उसके आधार पर ही उस काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इस काल का नामकरण हमने क्या रख दिया कि पाषाण काल। तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप जानते रहिएगा पाषाण काल किसे कहते हैं। तो पाषाण काल का अर्थ हो गया पत्थर के बनाए गए औजार। जब उस समय के बारे में जानकारी का एकमात्र पत्थर के बनाए गए औजार होते थे, उनके आधार पर उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उस काल को ही नाम दिया दिया पाषाण काल। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रागैतिहासिक के बाद दूसरा काल जो आता है उसको नाम हमने दे दिया आज ऐतिहासिक। आज ऐतिहासिक काल, और तीसरा काल का नाम हमने रख दिया ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आज ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। अब दूसरा देखिए, आज ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है। आज ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का ऐसा काल या ऐसा समय जिस काल में लेखन कला का प्रचलन होता है, यानी लिखने की कला से ये वाकिफ होते थे। लेखन कला का प्रचलन, लेखन कला का जो प्रचलन था उस काल में, ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि लेखन कला का यहाँ पर आज ऐतिहासिक काल में प्रचलन होता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो अगर ये बात करें इस काल के अंतर्गत हम किसे रख सकते हैं, तो इस काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को रख सकते हैं। किसे, हड़प्पा को, हड़प्पा सभ्यता को इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें भी लेखन कला का जो प्रचलन होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो इस बात को जानते रहिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि लेखन कला का प्रचलन है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ऐसी सभ्यता कौन सी है, तो वो हो जाएगी हड़प्पा सभ्यता। या हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी इसमें लेखन कला का प्रचलन सुधार के उसे पढ़ा नहीं गया है, अपठित। ठीक है, ये जानते हैं। ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास का ऐसा समय या ऐसा काल जिस काल में लेखन कला का प्रचलन भी है और इसे बढ़ा भी गया है। ऐसे काल को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल से हमको जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो ये जान के रहिएगा तीनों कालों के बारे में। कभी भी अगर आपसे पूछे इसका मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, आइए आज हम चर्चा जो करेंगे वो उसमें करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। पाषाण काल का ये उसी के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी कैसे मिली। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है तो सबसे पहले जानकारी ज्ञान के बारे में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है ज्ञान। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं और इसको पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? तो पहले है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल। और पाषाण काल के बारे में जानकारी का विशेष मैंने तो हमने बताया कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिली मिली है। और इसको जो डिवाइड करने की बात आती है तो उसका विभाजन लास्ट से किया है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के रूप में। ठीक है, तो 3 कालों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 25 लाख से लेके 25 लाख से 10,000। ठीक है, ये जान के रहिएगा। और मध्य पाषाण काल का समय जो है वो 10,000 से लेकर 10,000 से लेके 4-5,000 ईस्वी। ठीक है, 4-5,000 ईस्वी। और नव पाषाण काल का जो टाइम है वो 4-5,000 से आगे। ये इसका टाइम है। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि पूरे पाषाण काल को भी 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। किस किस खंड में? तो पहले का नाम हमने दे दिया लिंग पूरा पाषाण काल। लिंग पूरा पाषाण काल। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसका टाइम हमने बताया आपको 25 लाख से लेके 10,000। ठीक है, उसके बाद हमने पूरे पाषाण काल को 3 भागों में पुनः डिवाइड किया। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में उसका विभाजन किया। अब देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम है वो आपका हो जाएगा 25 लाख से लेके 1 लाख बीसी तक। ठीक है, 25 लाख से 1 लाख बीसी तक। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम है ये है आपका 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक। ठीक है, 40,000 बीसी तक। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो
इसका टाइम हो जाएगा 40,000 लिए 10,000 ठीक है। अब इसको देखना चाहेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। अगर इसको मिलाना चाहे तो हम यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए जब इसको हमने बताया कि पूरे पाषाण काल का टाइम है 25 लाख से 10,000 क्लियर हो गया। आराम से समझिएगा, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। 25 लाख से 10,000 इसका और मध्य पाषाण काल का 10,000 यानी कि 4-5 हज़ार। अब यहाँ देखिए इस पूरे पाषाण काल को डिवाइड किया गया 3 खंडों में। तो पहला इसका टाइम 25 लाख से 20 लाख कर दिया गया और दूसरा इसका 1 लाख से 40,000 और तीसरा इसका 40,000 से 10,000। अब इसको मैच हम इसके साथ कराएंगे सीधा मध्य पाषाण काल का। तो देखिए ये मैच करा रहे हैं, ये वाली डेटिंग यहाँ मिल रही है ना, तो जब ये डेटिंग यहाँ पर मिले तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हमारी डेटिंग सही है। ठीक है, अगर ये मैच नहीं करती इसका मतलब है कि यहाँ पर डेटिंग गड़बड़ है। इस बात को जान के रहिएगा। 10,000 से लेकर 4-5 हज़ार का और उसके बाद का 4-5 हज़ार आगे विश्व की बात करें, विश्व के परिवेश में नौ पाषाण का टाइम 9,000 बीसी माना जाता है, लेकिन भारत के परिवेश में 4-5 हज़ार बीसी माना जाता है। ये जानते रहिएगा, यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार देखिए लेकिन कोई बहुत समस्या नहीं है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने आपको बताया कि 3 खंडों में डिवाइड किया गया। यहाँ से ये जो पाषाण काल है इसमें मानव के द्वारा क्रिया उनके किए गए क्रियाकलाप उनके जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आया, उनकी संरचना में जैसे जैसे परिवर्तन आया और उनके जो मानसिक विकास में जो परिवर्तन आया वो उनकी सभी कहानी है। ठीक है, तो मानवीय संरचना के बारे में जानने की कहानी है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो पहला है वह है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि सबसे पहला जो मानव होता है, ठीक है, सबसे पहला जो मानव होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला जो मानव होता है उसको हम रामापिथेकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रामापिथेकर। रामापिथेकर, आस्ट्रेलोपिथेकर, आस्ट्रेलोपिथेकर, ठीक है, जिन जनसोबत 8 नामों से निकाल देगा। ठीक है, ये पहला मानव होता है रामापिथेकर, आस्ट्रेलोपिथेकर। और ये जो मानव होते हैं इसकी शारीरिक संरचना आज के मानव की जो शारीरिक संरचना है तो उससे अलग हटके होती है। और ये कहा गया है कि जो मानव है इसका विकास किससे हुआ? इसका विकास होता है वो पक्षियों से होता है, पक्षियों से होता है, चिड़ियों से होता है, लंगूर से होता है। हाँ, इन सभी से जो है इनका विकास होता है। ठीक है, और ये मानव ने सबसे पहले जिस औजार का प्रयोग किया वो औजार कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है? तो सबसे पहला जो औजार होता है उसको हैंड एक्स के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है तो हैंड एक्स का मतलब क्या होता है? अगर ये पूछ ले तो ये जान लीजिएगा, हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी हैंड एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। अच्छा, ये कुल्हाड़ी किसकी? तो ये आपके दिमाग में ये चलेगा ना कि हो सकता है वर्तमान कुल्हाड़ी की बात दिमाग में आ जाए। ठीक है, धातुओं के अंदर ये जानते रहिएगा कि कुल्हाड़ी किसी पत्थर है। ठीक है, पत्थर की पहली कुल्हाड़ी। ये हैंड एक्स कहाँ से मिला है? तो पहला जो हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिला है मद्रास के पल्लव रंग से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मद्रास के पल्लव रंग से।
पहला औजार कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि पहला औजार कौन सा है, तो पहला औजार का नाम कौन सा है? हैंड एक्स है। हैंड एक्स यानी कुम्हाड़ी, ये पहला औजार है। और कहाँ से मिला है? तो मद्रास के पल्लव से। और पहली अगर धातु पूछी, पहली धातु कौन सी है? पहली धातु है तांबा। लगे हाँ ध्यान दीजिएगा, पहली धातु कौन सी है? तांबा। पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी। और पहला जानवर जिसको मानव ने पाला तो वो हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता जिसको मानव ने पहला पालतू जानवर कौन सा है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो पहला पालतू जानवर हो जाएगा कुत्ता। पहली धातु तांबा, पहला औजार कुल्हाड़ी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जान के लीजिएगा। आज कभी भी पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा इन तीनों को, ठीक है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला औजार हैंड यानी कुल्हाड़ी कहाँ से मिला? औजार से बताओ। पहली धातु कौन सी है? तांबा। और पहला पालतू जानवर जिसको मानव ने पाला वो क्या था? कुत्ता, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जान के रहिएगा। तो निम्न पूरा पहचान कार्य के बारे में, जिसके बारे में हम आप चर्चा कर रहे थे, तो ये जानते रहिएगा सारी दो तरीके की संस्कृतियाँ चलती हैं। कौन कौन सी? एक चलती है हैंड एक्स संस्कृति और दूसरा चलती है चाप और चापिंग संस्कृति। पहली होती है हैंड एक्स संस्कृति और दूसरी होती है चापर चापिंग संस्कृति। इस समय का जो औजार होता है, इस समय का जो प्रारंभिक समय का जो औजार बनाया जाता था वो पत्थर का बनाया जाता था, जिसमें सुंदरता नहीं थी, बेडौल होते थे, ठीक है। उनका एक ऐसे ही आकार दे दिया जाता था, ठीक है, एक आकार दे दिया जाता था, उसके आधार पर ये मान लिया जाता था कि ये इस प्रकार का औजार है। तो पहला औजार हो जाता है हैंड क्लीवर, इस तरह पर आज जैसे औजार क्लीवर। हैंड एक्स आज मिलाती रहेगा, ये सारे क्या है? औजार है। और दूसरा चापर चापिंग का मतलब क्या होता है? चापर चापिंग, इसको वैसे पूरा नाम है तो इसका हो जाएगा टेबुल चापर चापिंग संस्कृति। टेबुल चापर चापिंग संस्कृति। तो टेबुल का अर्थ सबसे पहले ये आगे जान लेंगे कि शब्द का अर्थ जानते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले ये जाने कि टेबुल का अर्थ क्या होता है। टेबुल का अर्थ होता है, टेबुल का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। टेबुल का अर्थ होता है पत्थर। चापर का अर्थ होता है एक धारी और चापिंग का अर्थ होता है दो धारी। अब देखिए ये एक धारी और दो धारी की बात आती है। ये चापर चापिंग की संस्कृति होती है, ये सोहन नदी के किनारे प्राप्त होती है। सोहन नदी के किनारे प्राप्त होती है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? सोहन संस्कृति, ठीक है। ये पंजाब के आसपास की नदी रहती थी, तो सोहन संस्कृति भी इसको कहते हैं। ये जानते रहिएगा दोनों नाम, चाहे टेबुल चापर चापिंग संस्कृति कह दें, चाहे सोहन संस्कृति कह दें, दोनों नाम क्या आप वाकिफ रहिएगा। लेकिन सोहन संस्कृति यानी सोहन नदी के किनारे ये सारे औजार पाए गए। अब सोहन नदी के किनारे जैसे मान लीजिए उदाहरण बताया आपको कि कोई पत्थर है, यह मान लीजिए कोई पत्थर है। अब ये नदी सोहन नदी के किनारे ये पत्थर पड़ा हुआ है। अब पानी के बहाव के कारण कि जब एक किनारे चिकने हो जाते हैं, सपाट हो जाते हैं, पानी का जब बार बार उसके घर्षण होता है, बराबर टच करता है पानी को, तो ये जो किनारे का पार्ट होता है ये बिल्कुल नुकीला हो जाता है। तो जब ऐसे एक तरफ होता है जिसको कहते हैं चापर, और जब दोनों तरफ हो जाता है उसको कहते हैं चापिंग। इस तरीके से जो औजार बनते थे उनको क्या कहते थे? चापर चापिंग, ठीक है। और ये कहाँ प्राप्त हैं? तो सोहन नदी के किनारे, इसीलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है सोहन संस्कृति या चापर चापिंग।
तो आप बता सकते हो निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये पहला। और इस काल का जो मानव होता है, पहला मानव वो कौन सा होता है? रामापीडित या और इस काल का मानव कैसे जगह निवास करता था? तो नदियों के किनारे, गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों के किनारे, इस तरीके से इसका निवास होता था। ठीक है, ऐसी जगह ये निवास करता था। और ये कैसे वस्तुओं का प्रयोग करता था? तो ये बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में रहता था। और ये कभी कभी पेड़ों की छाल, पत्तों से, और जिस जानवर को मारता था उस जानवर की छाल को अपने शरीर में लपेट देता था। इस तरीके से ये जो है वस्तु धारण करता था। ठीक है, और उनके खाने पीने की बात करें तो ये कैसा होता था? मांस का, ये कच्चे मांस का सेवन करता था, कंद मूल फल को खाता था। क्योंकि आपकी जानकारी का जो साक्ष्य मिलता है, वो आपकी जानकारी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो निम्न पूरा पाता है। आपके बारे में आपकी जानकारी कब होती है? तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे से आपके बारे में जानकारी तो हो जाती है, लेकिन इसका नियमित रूप से अभी तक भी प्रयोग नहीं करता। अगर नियमित रूप से प्रयोग की बात हो जाएगी तो इसका नियमित रूप से प्रयोग कब करता है? नव पाषाण काल में। लेकिन आपके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये आपसे पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में आपके बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक मानव नहीं करता था। इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जब आपके बारे में जानता नहीं था तो इसलिए जो है मानव क्या करता था? कच्चे मांस का ही सेवन करता था और कंद मूल फल को खाता था। ठीक है, और कैसे जीवन जीता था? ट्राइबल जीवन जीता था, खाना बदोशी जीवन जीता था। खाना बदोशी जीवन का मतलब होता है कि आज खाना बदोश। अभी शब्द का जानिएगा। खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने की तलाश में आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से ट्राइबल करना ही क्या कहलाता है? खाना बदोश। ठीक है, तो ये खाना बदोशी जीवन खाने की तलाश में आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से भी ट्राइबल करता रहता था। ठीक है, ट्राइबल करते हुए ही अपना जीवन जीता था। तो अगर इसकी रहन सहन, खान पीन और इन सब की बात की जाए, और दूसरी बात की पारिलौकिक जीवन के बारे में इसे अभी जानकारी नहीं थी। पारिलौकिक का मतलब होता है जिस लोग को छोड़कर एक दूसरा लोग है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं? पारिलौकिक कहते हैं। तो पारिलौकिक जीवन के बारे में अभी धार्मिक विश्वास जैसी भावना इनमें नहीं पड़ी थी। तो अगर पूछा जाए आपको तो ये बता सकते हो क्यों है? पारिलौकिक जीवन से ये जाके अनभिज्ञ थे, अनभिज्ञ थे। ठीक है, और खाना बदोशी जीवन जीते थे, खाना बदोशी जीवन जीते थे, या यावड़ी या घुमक्कड़ी स्वभाव के होते थे। कैसे? या यावड़ी एवं घुमक्कड़ी, या यावड़ी एवं घुमक्कड़ी स्वभाव के होते थे। ठीक है, और धातुओं के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, धातुओं के बारे में जानकारी का अभाव, धातु के बारे में अभी ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है, और रहन सहन की बात करेगा तो रहन सहन हमें बताया इनका रहन सहन होता था नदियों के किनारे, गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ों के, ऐसी जगह पे इनका क्या होता था? निवास होता था। ठीक है, ये जानते रहिएगा। उस काल के मानव के बारे में पूछा जाए तो इस तरीके का इनका जीवन होता था प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था का मानव ऐसा ही होता था। अब उसके बाद में पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल आता है वो कौन सा आता है? वो आपका आता है मध्य पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद अगला काल जो आता है वो आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाए, मध्य पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता है? अब थोड़ी सी उनके औजार बनाने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा सा उनके औजार बनाने का के तरीके में परिवर्तन आया और मानवीय संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया।
मध्य पाषाण काल। देखिए अब उनकी जो शारीरिक संरचना है, ये पूरी जो पाषाण काल की कहानी के बारे में आपको बता रहे हैं, ये पूरी पाषाण काल की जो कहानी है, मानवीय संरचना में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, उनकी क्रियाकलाप में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, उन्हीं परिवर्तन की पूरी कहानी है पाषाण काल। ठीक है, मानव के शरीर में जैसे उनके शरीर की जो संरचना में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, उनके तौर तरीके में जो परिवर्तन हो रहा है, उनके रहन सहन, उनकी अन्य गतिविधियों में, उनके जो भौतिक चीज़ों हैं, उन सभी में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उन्हीं सब की ये कहानी है पाषाण काल। ठीक है, तो इस काल का जो मानव होता है, सबसे पहला तो यही कि मध्य पाषाण काल के मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो इस काल के मानव को नियंत्रण मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य पाषाण नियंत्रण मानव किस काल का मानव है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नियंत्रण मानव जो है वो मध्य पाषाण काल का मानव है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अब इस काल का मानव कैसा औजार बनाया जाता था, इस काल का मानव आज औजार बनाता था। ठीक है, आज तरीके की सारी औजार की इस काल में हमको मिलते हैं। ठीक है, और रही बात उनके रहने सहन, खान पीन और सांस्कृतिक दशाओं की, तो अभी इनका जो रहन सहन है वो भी प्राचीन मानव के जैसे होता था, जैसे भी पाषाण काल का मानव होता था, सेम वैसे आज का भी मानव क्या करता था, यही नदियों के किनारे गुफाओं, कंदराओं, पर्वतों, आज जैसी जगहों पे ये भी निवास करता था। ठीक है, और ये भी अभी क्या करता था कि कच्चे मांस का सेवन, कंदमूल, फल और पेड़ों की छाल, वृक्ष की छाल से पशु को मारता था, उसकी छाल उतार लेता था, तो ये इस तरीके से वस्त्रों को धारण करता था। ठीक है, और अभी भी इनके जो मानसिक विकास की बात है, तो मानसिक विकास इनका अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका काल का मानव जो है, इनके जो कपाल धारणा होती है, जिसको कहते हैं कपाल धारणा, जिससे मानव के मस्तिष्क के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये नाम है कि अभी भी बहुत अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में बहुत अंतर नहीं दिखाई देता। तो सारी चीजें थी वैसे ही अभी भी इनको धातु के बारे में जानकारी नहीं होती, और पत्थर के बनाए गए औजारों का ही प्रयोग करता था। ठीक है, और इसके बाद खान पीन भी वैसे धार्मिक दशाएं, पांडवों के जीवन के बारे में अभी भी वो जानकारी का अभाव मिलता है। ये सब सारी चीजें जिनको हमें अभी तक देखा नहीं पूरा पाषाण काल में, ये वो सारी कंडीशन मध्य पूरा पाषाण काल में हमको दिखाई देती है। ये सारी चीजें, उसके बाद हम अगले चरण में चलते हैं, जो तीसरा चरण है हमारा, उसको हम कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तीसरा चरण जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो है उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीसरा जो चरण है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में अब यहाँ पे हमने देखा अभी तक का जो मानव था, जिसके शरीर की संरचना में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में हमने बताया, वो सारी वही कहानी को बता गए हैं। तो इस काल का जो मानव होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, इस काल के मानव को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। होमो सेपियंस,
प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान मानव, वर्तमान मानव। इसका मतलब हुआ जो आज का जैसे मानव है सेम वैसी बॉडी स्ट्रक्चर उनकी भी होती है, होमोसेपियंस, इसको हम वर्तमान मानव कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा अंदर जाए तो इस क्वेश्चन यहाँ से और बना सकता है जो होमोसेपियंस है, इस होमोसेपियंस का पूर्वज किस नाम से जाना जाता था? तो होमोसेपियंस का जो पूर्वज है उसको क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, होमोसेपियंस का पूर्वज है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता है। तो होमोसेपियंस यानी वर्तमान मानव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा पड़ता है, जो सीधा मानव चलता था पहली बार उसने सीधी आंख से देखा, स्टेज चलना शुरू किया, वो कौन सा मानव था? तो वो मानव होता है ह्यूमन होकर, और जिसने सबसे पहले औजार बनाया तो वो कौन सा मानव होता है? तो वो मानव होता है आर्कियोलॉजिकल। दोनों क्वेश्चन को जानते रहिएगा तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है। तो उच्च पूरा पहचान का जो मानव होता है इसका नाम होता है होमोसेपियंस। तो यहाँ तक आते आते निम्न पूरा पहचान काल, उनके पूरा पहचान काल से होते हुए जब मानव उच्च पूरा पहचान काल में आता है तो इस काल का जो मानव होता है इसकी शरीर की संरचना में काफी परिवर्तन आ जाता है, और ये धीरे धीरे जो है आधुनिक मानव की तरह चलने लगा, उसकी तरह बोलने लगा, तो सारी चीजें जो है आधुनिक मानव की तरह करने लगा। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? वर्तमान मानव। ठीक है, ये जान के रहिएगा। अब इस काल के बारे में ये कहा गया, इस काल के औजार कैसे बनाए जाते हैं? तो इस काल के जो औजार होते हैं वो यांत्रिक पद्धति से बनाए जाने लगे। ठीक है, और इस काल में रहने पर धनुष बाण के साथ में धनुष बाण से जो पहली बार साथ में मिलते हैं वो किस साथ में मिलते हैं? तो उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार धनुष बाण के साथ में मिलते हैं इस काल में, और यांत्रिक प्रणाली से भाला फेंकते थे। ठीक है, उन सभी के बारे में जानकारी इसी काल में मिलती है, और इसी काल में जो है ये रोल का भी प्रयोग करने लगे। ठीक है, ये जानते रहिएगा कि पहली बार मानव यांत्रिक प्रणाली के औजार उच्च पूरा पाषाण काल में बनाया, और इसी काल में सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसकी तो मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मातृ देवी की जो प्राचीनतम मूर्ति मिली है वो बेलन घाटी के लोहंडा नाले से मिली है। कहाँ से मिली है? तो जानते रहिएगा, बेलन घाटी की, बेलन घाटी के लोहंडा नाले, बेलन घाटी के लोहंडा नाले से मातृ देवी की प्राचीनता मूर्ति किस काल की है? तो कुछ पूरा पाषाण काल की। और ये जो बेलन घाटी के लोहंडा नाले से मातृ देवी की प्राचीनता मूर्ति मिली, ये किसकी बनाई गई है? ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, ये मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड्डियों की बनाई गई है। किसकी? हड्डियों की। और किसकी हड्डियों की बनाई गई है? तो रेंडियर यानी हिरन की हड्डियों की बनाई गई है। ठीक है, देखिए इसमें से दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यही है कि मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति किस काल से मिली? तो हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। और कहाँ से मिली? तो बेलन घाटी के लोहंडा नाले से मिली। ये बेलन घाटी का लोहंडा नाले कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर में है, ये भी जानते रहिएगा। और किसकी बनाई गई है? तो हड्डियों की। और किस जानवर के हड्डी की बनाई गई है ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, हिरन के हड्डियों की बनाई गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए, जब हड्डियों यानी मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले तो सीधी सी बात है कि पारलौकिक जीवन के बारे में जानकारी उन्हें इस काल में हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य को पारलौकिक जीवन के बारे में जानकारी कब मिलती है, तो ये आप बता सकते हो कि उच्च पूरा पाषाण काल में इनको पारलौकिक जीवन के बारे में जानकारी हो जाती है। वो कैसे पता चलता है? तो ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पारलौकिक जीवन के बारे में जान गए थे। ठीक है,
और बाकी चीज़ें में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। अब ये कहा गया कि यहाँ से धीरे धीरे ये लोग घास फूस की झोपड़ियाँ वगैरह बनाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल आता है वो होता है आपका मध्य पाषाण काल। कौन सा काल होता है? तो वो होता है मध्य पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते रहे, मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथ एज के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को। और मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का, नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल भी कहा जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानते रहिएगा। माइक्रोलिथ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में जो है छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे, 1 से लेकर 8 सेमी तक के औजार, 1 से लेकर 8 सेमी तक के छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे। इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म औजार, छोटे औजार बनाए जाने लगे। उसका कारण क्या था कि छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए ये इन लोगों ने छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, इसलिए इसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा, इसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। और माइक्रोलिथ एज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इन लोगों ने छोटे छोटे औजारों को बनाना प्रारंभ किया। और इसी काल में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? तो पशुपालन के। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इस काल से मिलते हैं। और दूसरा, इसी काल से सवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। सवाधान और गर्त सवाधान के साक्ष्य, गर्तावास भी कह सकते हैं, गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य। ठीक है, चूल्हे के साक्ष्य, गर्तावास के साक्ष्य की जो बात होती है तो ये इनके बारे में ये कहा गया प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, सराय नाहर, महदहा और दमदमा, ये 3 स्थल हैं। ठीक है, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों स्थल कहाँ हैं? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पट्टी तहसील के पास है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। तो सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, इन तीनों स्थल से ये कहें तो गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है आभूषणों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आभूषण। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये आभूषण किसके बनाए जाते थे? तो ये जो आभूषण होते थे ये किसके बनाए जाते? हड्डियों के आभूषण बनाए जाते थे, ये जानते रहिएगा। अभी तक चूंकि इनको धातुओं के बारे में तो जानकारी है नहीं, तो जब धातुओं के बारे में जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है जो आभूषण बनाएंगे वो किसके बनाएंगे? जिसके बारे में पता है उससे बनाते होंगे। तो आभूषण जो बनाते थे वो हड्डियों से बनाते थे। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। और यहाँ से कई समाधान एक साथ मिले हैं। ठीक है, सराय नाहर राय और महदहा से ये कहा जाता है कि बहुत सारे समाधान, ये कहा गया कि महदहा से 44 मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, यहाँ से कई मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और चूल्हे के भी कई साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। और दूसरा, पशुपालन के साक्ष्य। बात करें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं। पहला मिलता है राजस्थान के बागौर से।
बागौर, राजस्थान के बागौर से, और दूसरा मिलता है एमपी मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से। ठीक है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आजमगढ़, ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके बारे में जानते रहिएगा। अगर पूछा जाए कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बागौर राजस्थान और आजमगढ़ एमपी यानी मध्य प्रदेश से, दो इन जगहों से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और किस काल के मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल के मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद अगला जो काल आता है वो आता है नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल, ठीक। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका टाइम जो बताया जाए तो हमने आपको बताया कि 4-5 हजार बीसी है ना, लेकिन अगर इसका विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताया जाए तो 9000 बीसी चला जाएगा। 9000 बीसी ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा। ठीक है, तो नव पाषाण काल को ये सांस्कृतिक क्रांति का काल कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इस काल तक आते आते मनुष्य ने क्या किया कि स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। तो स्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो स्थायी निवास के साक्ष्य जो है वो नव पाषाण काल से मिलते हैं। और यहाँ से मनुष्य कृषि करना जान गया। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि करना मानव जान जाता है, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में है। तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। लेकिन वर्तमान साइट की बात करें तो वर्तमान में ये जगह चेंज हो गई है, क्योंकि ये जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है ये मिलता है 7000 बीसी का, है ना। 7000 बीसी का ये मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये और पीछे चला गया, 8-9 हजार बीसी चला गया। कितना चला गया? तो 8-9 हजार बीसी चला गया। और ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये वाला जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका संत कबीर नगर के लहुरा देव से। लहुरा देव ये कहाँ है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है लहुरा देव। यहाँ से 8-9 हजार बीसी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और किसकी कृषि के? चावल के। चावल के, ठीक है। और ये मेहरगढ़ वाला किसका मिला था? तो गेहूं का, है ना। तो ये वाला गेहूं का मिला और ये किसका मिला? चावल का। और वैसे कहा जाए विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भारत से मिलते हैं। और पहले जो स्थल बताता था वो बताता था कोलडीहवा से, 6000 बीसी का था कोलडीहवा। कोलडीहवा ये कहाँ है? इलाहाबाद में है, झूसी के पास है। कोलडीहवा से मिलता है। कब का मिलता है? 6000 बीसी का। 6000 बीसी का। लेकिन वर्तमान में जो खुदाई हुई तो इसके साक्ष्य मिल गए लहुरा देव संत कबीर नगर से। ये कब के मिले? 8-9 हजार बीसी। तो इससे और पीछे चला गया ना। तो इसलिए अगर कहें कृषि के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो भी हो जाएगा, भारत ही रहेगा, लेकिन और थोड़ा सा पीछे चला गया है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में। और विश्व की बात करें, ये तो हो गई भारत की बात। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो विश्व की बात करेगा कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो विश्व में मिस्र के बाडी गुब्बानिया से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मिस्र के बाडी गुब्बानिया से।
बाडी गुब्बानिया से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये विश्व की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो विश्व में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिस्र के बाडी गुब्बानिया से मिलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से अगर कभी भी क्वेश्चन बने तो आप आराम से इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो जब मानव ने कृषि करना जान लिया तो कृषि करने लगा, तो एक जगह स्थायी निवास भी करने लगा। तो स्थायी निवास के साथ और कृषि के साथ, ठीक है, और यहीं पर मानव ने पहिए का आविष्कार किया। तो अगर कहें कि पहिए का आविष्कार मानव ने किस काल में किया, तो नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अब यहाँ से जो है व्यापार भी करने लगा मानव, ठीक है, पहिए से एक जगह से दूसरी जगह सामान को भी भेजने लगा। तो ये जानते रहेगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और इसी काल में मृद भांड के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके? मृद भांड के। मृद भांड का मतलब क्या होता है जानते हैं? मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बनाए गए बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उसको किस नाम से जानते हैं? तो मिट्टी के बर्तन को ही मृद भांड के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जानते रहिएगा कि मृद भांड के साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? नवपाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, और पहिए का आविष्कार मानव ने किस काल में किया? तो नवपाषाण काल में किया। कृषि के करना मानव को कब कृषि की जानकारी हुई? तो वो भी होती है नवपाषाण काल में। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि नवपाषाण काल जो होता है मानव के जीवन में एक सांस्कृतिक क्रांति लाई, और इसीलिए इसे क्रांति के काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल जो है ये पत्थर के बनाए गए औजार, उनकी आकार, प्रकार और बनावट के आधार पर जो जैसे औजार बनाए जाते थे उसके आधार पर ये पूरा निर्धारण किया जाता है इस काल का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, रही बात इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आइए थोड़ा सा उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बात अगर क्वेश्चन की करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। तो प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? हमने पहले ही आपको बताया कि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास का ऐसा काल जिस काल में लेखन कला का प्रचलित, मतलब है कि कैसा समाज होगा? निरक्षर समाज होगा। निरक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं हो, तो ऐसे समाज को क्या कहते हैं? निरक्षर समाज। तो आपके ऑप्शन में ये लिख कर आएगा, तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हो। सही आंसर इसका निरक्षर समाज हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने चरण में विभाजित किया गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, इसको 3 चरण में विभाजित किया गया, जिसमें पहला हो गया आपका पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नवपाषाण काल। तो इसको 3 चरण में डिवाइड किया गया है। चरण भी कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ही, तो ये जानते रहिएगा। ठीक है, अब इनकी टाइमिंग पूछेगा तो टाइमिंग हमने आपको वैसे ही बता दिया है। पूरा पाषाण काल का 25 लाख से लेके 10,000, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4-5 हज़ार, और नवपाषाण काल 4-5 हज़ार से आगे। ये टाइम भी जानते रहिएगा। अगर आपको टाइम के बारे में पूछें तो आप टाइम बता सकते हो उसका। ठीक है, और अब देखिए, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही इसको 3 कालों में डिवाइड किया गया। अब इसको पूछे तो आप बता सकते हो पहला कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव को किस नाम से जानते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव होता है उसको क्या कहते हैं? उस काल के मानव को रामापिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से भी जानते हैं। ये आप बता सकते हो। पहला, ऐसा कौन सा मानव होता है जिसने औजार का प्रयोग किया?
अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, पहला जो मानव होता है वो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वो पहला ऐसा मानव होता है जिसने औजार बनाया। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछे, ऐसा कौन सा मानव होता है जो पहला स्ट्रेट चलना सीखा या सीधी आंख से देखना प्रारंभ किया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा जिनज़ैंथ्रोपस। जिनज़ैंथ्रोपस मानव जो होता है उसने ही सबसे पहले स्ट्रेट देखना शुरू किया और स्ट्रेट चलना शुरू किया। इस बात को जानते रहिएगा। और पेबुल चापर चापिंग संस्कृति किस काल की है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, पेबुल चापर चापिंग जो संस्कृति है वो किस काल की है, निम्न पूरा पाषाण काल की है। किस काल की है, तो निम्न पूरा पाषाण काल की है पेबुल चापर चापिंग, ठीक है। और हैंड एक संस्कृति किस काल के अंतर्गत आती है, ऐसे पूछे या ये पूछे कि हैंड एक संस्कृति का उल्लेख किस काल के अंतर्गत किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसका सही आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। ये जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। और इनका रहन सहन खान पीन, निम्न पूरा पाषाण कालीन मानव का रहन सहन कैसा होता था, तो आप बता सकते हो नदियों के किनारे, गुफाओं में, कंदराओं में, है ना, ऐसी जगह इनका निवास होता था। और पारलौकिक जीवन के बारे में निम्न पूरा पाषाण काल का मानव जानता था कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि इनको पारलौकिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं थी। आप उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में के मानव को किस नाम से जानते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो मध्य पूरा पाषाण काल के मानव को निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछे कि निएंडरथल मानव किस काल का मानव है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये हो जाएगा आपका मध्य पूरा पाषाण काल का, ठीक है। तो मध्य पूरा पाषाण काल का है निएंडरथल मानव। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछे कि यांत्रिक पद्धति से औजार किस काल में बनाए जाते हैं, तो ये आपके उच्च पूरा पाषाण काल में हो जाएंगे। धनुष बाण का पहली बार प्रयोग किस काल के अंतर्गत किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भी हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। इस काल में धनुष बाण का पहली बार प्रयोग किया गया और यांत्रिक पद्धति से औजार बनाए गए। मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति किस काल से मिली है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो ये हो जाएगा आपका बेलन घाटी के लोहंदा नाले से मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति मिली है। क्लियर हो गया। यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन ये मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति से जरूर बनेगा। ये कहाँ से मिलता है, तो बेलन घाटी के लोहंदा नाले से मिली है। और किसकी बनाई गई है, तो ये हिरन हड्डियों की बनाई गई। और किसकी हड्डियों की बनाई गई, तो हिरन की हड्डियों की। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पारलौकिक जीवन के बारे में भी उच्च पूरा पाषाण काल के लोग जान गए थे। और घास फूस की झोपड़ियाँ भी बनाना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। अब उसके बाद अगला है मध्य पाषाण काल। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो मध्य पाषाण काल को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जानती रहिएगा, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो माइक्रोलीथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल को, ठीक है। किस काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल को ही संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। या किस काल में छोटे औजार बनाए जाने लगे या सूक्ष्म औजार बनाए जाने लगे, ऐसा भी पूछा जाता है, तो भी हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये जानते रहिएगा। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से ही कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, तो राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं।
और मध्य पाषाण काल की कुछ स्थलों का उल्लेख अगर कहे तो सराय, नाहर, राय, महदाह और दमदमा, ये 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ से समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। और कैसे समाधान? तो गर्तावास के साक्ष्य, गर्त समाधान के। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सराय, नाहर, राय और महदाह, दोनों जगह से हड्डियों के आभूषण के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये जानते रहिएगा। अब उसके बाद आगे आपका आ जाएगा नवपाषाण काल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, वो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ अगर ये कहे कि कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। और मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, किस फसल के साक्ष्य मिलते हैं? तो हो जाएगा गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, नवपाषाण काल का। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में पहिए का पहली बार आविष्कार हुआ। और मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, और विश्व में पूछे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र के वाडी गुब्बानिया से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो मिस्र के वाडी गुब्बानिया से, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए किसको सांस्कृतिक क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल को। स्थायी निवास के साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसके बारे में आप आराम से जो है इस तरीके से आंसर दे सकते हैं।